हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयाज अकेडमी पर। बाल विकास के कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि एक नया जो तरीका है क्वेश्चंस करने का वो शुरू हो चुका है, क्योंकि हम हर दिन नए क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मतलब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो हम क्वेश्चंस बैक टू बैक लेके आएंगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके जितने दिन हैं, मतलब अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी दिन है। अगर 10-10 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करते हैं तो 1000 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व हो जाते हैं तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में शारीरिक विकास। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक समान गति से होता है, एक समान गति से नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत तेज होता है। तो फ्रेंड्स, बालकों का जो विकास है वो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि विकास जो स्टेज रहती है वो हमेशा निश्चित नहीं रहती है। मतलब उसमें क्या रहता है कि आपका शुरू में जो विकास होता है या जो बाद में विकास होता है या जो आपकी जो किशोरावस्था के जो विकास होता है वो हमेशा उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस बना रहता है। इसके कारण क्या होता है कि आपका जो विकास का क्रम है वो कभी स्लो और कभी तेज हो जाता है। तो आपको सबसे पहले हम समझाते हैं कि ये विकास जो क्रम है वो कैसा रहता है। जैसे कि गर्भावस्था से जो गर्भावस्था रहती है उससे जन्म के 2 वर्ष तक जो विकास का क्रम रहता है वो काफ़ी तीव्र रहता है इतने टाइम पर। तो दूसरा क्रम आता है द्वितीय विकास चक्र। उसमें क्या होता है कि 3 वर्ष से 10 या 11 या 12 अप्रॉक्स वर्ष तक इसका जो विकास क्रम हो जाता है फिर से धीमा हो जाता है। जैसे ही तृतीय विकास क्रम आता है, तीसरा चरण आता है, तो विकास का क्रम जो होता है वो फिर से तेज होने लगता है, मतलब 12 से 16 वर्ष तक या 10 से 16 वर्ष तक। फिर चौथा जो विकास क्रम आता है 16 वर्ष से, मतलब आपकी जो लाइफ ऑन गोइंग चलती है, मतलब कंटिन्यू किशोरावस्था से 16 ही मान सकते हैं इसको, 18 से, तो उसका विकास क्रम क्या होता है, स्लो होता जाता है। मतलब हाइट और जो दिमाग बुद्धि रहती है वो सब खत्म हो जाता है 18 तक में। मतलब जितनी हाइट आपको बढ़ानी है, बाकी विकास क्रम ऐसा नहीं है कि कम नहीं होता, मतलब 18 के बाद भी आपकी हाइट बढ़ती है, 18 के बाद भी आपका दिमाग तेज होता है। लेकिन जैसा कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनने जो बोला है, उनके कथन के अनुसार आपका मतलब पूर्ण विकास 18 वर्ष तक हो जाता है। मतलब हाइट जितनी बढ़नी होगी बढ़ जाएगी, जितना आपका दिमाग मतलब 100% होना होगा वो भी हो जाएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो विकास क्रम होता है वो ऐसा नहीं कि एकदम जीरो हो जाता है, वो भी कम होता है, लेकिन विकास क्रम क्या होता है, कम होता है। मतलब हाइट आपको अगर बढ़ानी है, हाइट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाइट ऐसा नहीं है कि एकदम बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी लेकिन थोड़ा स्लो बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या है, एक समान गति नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान गति। इसके कारण हमने आपको बता दिए, कारण बताना मेन चीज़ है। आपको यही थ्योरी है, अगर आप जो बुक्स वगैरह में पढ़ोगे, मतलब क्वेश्चंस के बाद जो थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद क्वेश्चन लगाते हैं, तो उसमें आपको यही ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन के साथ अपन थ्योरी करते जाएंगे तो एक तरह से आपको थ्योरी का भी रिवीजन याद होता जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो एक समान गति से विकास क्रम नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो वह किस का उदाहरण बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन है, विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण और प्रतिक्रिया निर्माण, जो क्रिया के ऊपर रिएक्शन देते हैं, जैसे किसी जो मतलब प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए आप सहज क्रिया होती हैं, तो इनके पीछे आप अगर क्रिया देते हो, मतलब तो वो क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया कहलाती है। बट यहाँ पर जो प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया देना, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा सो रहा है, कोई बच्चा क्या है रात में सो रहा है और ऑटोमेटिक क्या कर दिया आपने, लाइट जला दी, तो ये क्या हो गई, आपकी प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर विस्थापन इसलिए होगा, इसका आंसर विस्थापन आपको इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या किया कि किसी की गुस्सा किसी के ऊपर आपने विस्थापित कर दी। इसको ट्रांसफर नहीं बोल सकते, रूपांतरण नहीं बोल सकते, रूपांतरित हो गई। मतलब उसने आपने रूपांतरित नहीं की, मतलब आपने तो मतलब जो आपको पेन वहाँ हुआ होगा वो आपने सामने वाले को रूपांतरित नहीं किया पूरा, वो तो आपको पेन हुआ, लेकिन आपने अपनी जो संवेग था वो आपने उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कहने का मतलब ये है
कि हमने जैसे हमारे ऊपर कष्ट आए तो हमने जैसे सामने वाले ने अपन को थप्पड़ मारा तो वो तो हमें थप्पड़ लग चुका है, अब वो तो पेन जो होना था वो तो हो गया, वो अब रूपांतरित नहीं हो सकता कि वो पेन निकल के बाहर चला जाएगा। तो रूपांतरण इसका आंसर नहीं होगा, प्रतिक्रिया इसका आंसर नहीं होगा, उदात्तीकरण इसका आंसर नहीं होगा। तो विस्थापन इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि आपने जो वहाँ से संवेग लेके आए, वहाँ से जो संवेग, वहाँ से आप दर्द लेके नहीं आए, दर्द तो आपका रास्ते में ख़त्म हो गया, तो वहाँ से जो आप संवेग लेके आए वो आपने क्या कर दिया, सामने वाले के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये कहलाता है विस्थापन तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है कि जो थार्नाइक है और जो पावलोव है, ये सब इनने जो सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो दिए हैं व्यवहारवाद के सिद्धांत। जैसे इनका नाम है, व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ईवी पावलोव को व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो ये हो गया आपका व्यवहारवादी। ठीक है, जो बीएफ स्किनर है ये भी आपके क्या हो गए, व्यवहारवादी हो गए। तो ये व्यवहारवादी होगा, ये व्यवहारवादी होगा। थार्नाइक जो हो गए, इन्होंने जो प्रमुख मुख्य सिद्धांत भी दिए हैं, तो ये भी क्या हो गए, व्यवहारवादी हो गए। अब दूसरे जो सिद्धांत हैं जो गेस्टाल्ट बोलते हैं, ठीक है, वो हैं मैक्स वर्दीमर, जिन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये तो गेस्टाल्ट हो गए। इन्होंने इसी को दूसरा नाम क्या है, संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, जो ज्ञान से जुड़ा हो, ठीक है, जो ज्ञान से जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, संज्ञानवादी। इनके जो साइंटिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक है वो हैं मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कर्ट लेविन, कोफका। तो ये इनके साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक के नाम हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, जो संज्ञानवाद के सिद्धांतवादी हैं और ये गेस्टाल्ट से रिलेटेड हैं। ये अलग मनोवैज्ञानिक हैं और ये अलग मनोवैज्ञानिक हैं। अब संज्ञानवादी के समझते हैं। जो संज्ञानवादी मतलब संवेदना, मतलब इंद्रियों से जुड़ा हुआ जो रहता है वो संवेदना, मतलब जैसे अगर आपके ऊपर कोई चीज़ टहल रही है, चल रही है, तो आप क्या करोगे, आप लॉजिक लगाओगे, ये बुद्धि का उपयोग करोगे कि ये क्या है, फिर आप उसका प्रत्यक्षीकरण करोगे। प्रत्यक्षीकरण मतलब आप सोचोगे कि यार ये हो क्या सकता है, ठीक है, फिर आप संज्ञान करोगे, मतलब उसमें ज्ञान लगाओगे कि इसको हटाएं कैसे, और फिर समस्या का आप समझ कि यार ये हमें काट लेगा तो हो सकता है हमें मतलब कुछ हो जाए इस टाइप से, तो आप दिमाग लगाओगे। तो ये क्या कहलाता है, ये संज्ञानवादी है। इनके अलग मनोवैज्ञानिक है जो हमने आपको नाम बता चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। जो हमने नाम बोले हैं वो भी आएंगे, जो नाम अभी जो इसमें है वो भी आ सकते हैं। स्किनर मतलब इसका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम निर्देशित होता है। अब अहम होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। अहम जो हमारे अंदर जो अचेतन मन होता है, एक होता है अचेतन मन, एक होता है चेतन मन। ठीक है, एक होता है हमारे अंदर अचेतन मन होता है जो मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड है, और मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भले इसमें दिया नहीं हुए लेकिन आप नोट करके रख लीजिए। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड हैं। ये आप इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, 100% आने वाला है। तो इन्होंने क्या दिया, 3 चीज़ें बताई इन्होंने। पहली चीज़ बताई अचेतन मन, दूसरी चीज़ बताई इन्होंने अर्धचेतन मन, और तीसरी चीज़ बताई इन्हें चेतन मन। ठीक है, थोड़ा सा अपन थ्योरी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जो अचेतन मन रहता है उसमें होता है इदम, उसमें इदम होता है। अर्धचेतन मन में होता है अहम, अहम जिसको ये क्वेश्चन है। और जो चेतन मन होता है उसमें होता है परम अहम, उसमें क्या होता है, परम अहम होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हैं जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के हिसाब से। अब अचेतन मन में जो होता है वो किस नियम पे आधारित रहते हैं, वो रहते हैं सुख के। मतलब जो पहला ऑप्शन है, अगर ये आ जाता क्वेश्चन इदम किससे निर्देशित होता है, तो ये जाता, इसका आंसर इदम का हो जाता, सुख के सिद्धांत पर आधारित इसका आंसर हो जाता। दूसरा होता है अर्धचेतन मन, जो किस पर आधारित रहता है, वास्तविक सिद्धांत या वास्तविक नियम पर आधारित रहता है। और तीसरा होता है अहम, परम अहम, जो नैतिकता के नियम पर आधारित रहता है। तो इसका तो आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वास्तविक सिद्धांत। तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी। सबसे पहले हमने बता दिया मनोविश्लेषणवाद, फिर उसके बाद आपको बता दिया उसके मनोवैज्ञानिक जिन्होंने ये दिया था, इनका नाम था सिगमंड फ्राइड। फिर हमने आपको ये बताया कि 3 मन होते हैं। पहला मन होता है अचेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन, तीसरा होता है चेतन मन। ठीक है,
अब इसको अचेतन मन को क्या कहते हैं, इदम कहते हैं। दूसरे को अर्धचेतन मन को अहम कहते हैं, जिसका ये क्वेश्चन है। और तीसरा होता है चेतन मन, जिसको बोलते हैं परम अहम। ठीक है, जो पहला अचेतन मन होता है वो सिद्धांत, उसका जो सिद्धांत रहता है वो आनंद के सिद्धांत पर या सुख के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा जो रहता है वो वास्तविकता के नियम पर काम करता है। और तीसरा जो रहता है वो नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर अहम आया है तो अहम का आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक सिद्धांत पर काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट करके रख सकते हैं आप। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, आरटीई किस धारा के तहत आती है या आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने जो पिछली क्लास में जो वीडियो बनाया था उसमें आपको धाराएं कुछ उसमें धारा आई थी 14(2). ठीक है, तो धाराएं भी अपन डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहले धारा जो 3 है, सबसे पहले इसका जो आंसर है, पहले अपन आंसर ही टिक कर देते हैं। इसका आंसर है धारा 3। धारा 3 में क्या होता है कि सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है और जो रहती है 6 से 14 वर्ष या पहली से लेके 8वीं तक। ठीक है, कुछ भी आ जाए, पहली से 8वीं आ जाए तो भी आपका आंसर सही, 6वीं से 14 साल आ जाए, 6 वर्ष से 14 वर्ष आ जाए तो भी आपका राइट आंसर। और धारा 3 आ जाए तो अनिवार्य शिक्षा, मतलब बच्चों की क्या हो जाए, अनिवार्य शिक्षा हो जाए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनिवार्य और निःशुल्क, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन मतलब 1 क्लास से 8वीं क्लास तक। ठीक है, निःशुल्क शब्द का भी विशेष आपको याद रखना है। ठीक है, इसको प्रारंभिक भी बोलते हैं। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो धारा क्या होगी आपकी 3 क्या होगी, निःशुल्क शिक्षा। अब अगर इसमें जो ऑप्शन आए हुए हैं वो भी अपन एक बार देख ले रहे हैं। ऑप्शन जो 4 है, मतलब धारा जो 4 है वो क्या है, आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला। ये क्या रहता है, जो ऑप्शन 4 है, धारा जो 4 है वो क्या कह रहा है कि आयु के अनुरूप, जो आपकी आयु है, आयु के अनुसार आपको कक्षा में दाखिला मिलेगा। कक्षा में क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। ठीक है, धारा 5 क्या कहती है कि विद्यालय अगर आप छोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टीसी मिल जाएगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, धाराएं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिसलेक्सिया का संबंध है, इसमें 4 ऑप्शन है। अब आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है तारे ज़मीन पर। जो ईशान अवस्थी है उसमें एक उसको बीमारी होती है, डिसलेक्सिया बोलता है आमिर खान जो रहते हैं, उनके सर रहते हैं, पेंटर रहते हैं, गुरुजी रहते हैं उनके, तो उनको बताते हैं कि मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं, किसी को पता नहीं रहता कि ये बीमारी कैसे होती है। आज के समय में आपके पास भी जो बच्चे हैं आपको भी नहीं पता होगा कि ये बीमारी किस तरीके से होती है और क्या दिक्कत हो सकती है। तो उसमें ये बताया गया है कि उसमें उन्हें सब बोल दिया कि पढ़ने लिखने की दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर डिसलेक्सिया का मतलब सीधा सा ये है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बीमारी होगी, पढ़ने की बीमारी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ने की बीमारी। पढ़ने की बीमारी क्या होगी, डिसलेक्सिया इसकी बीमारी का नाम होगा। ठीक है, जो आपने तारे ज़मीन नाम की मूवी है, इसमें आपने देखा होगा कि उस बच्चे को क्या होता है, पढ़ने लिखने में क्या होती है, तकलीफ़ होती है। ठीक है, इसके कारण वो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, और अपना जो क्लास में जो बच्चे रहते हैं उनसे क्या होता है, पिछड़ जाता है। ठीक है, पिछड़ने से क्या होता है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो मतलब डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके कारण वो उनसे फाइट नहीं कर पाता, उनके साथ बैठ नहीं पाता, मतलब अपने आप को हीन महसूस करता है। तो ये एक बीमारियाँ होती हैं, इसमें मतलब बच्चा क्या होता है, पढ़ने संबंधी समस्या से दिक्कत होती है। अब जो दूसरे बालक होते हैं जिसको लिखने संबंधी, जैसे अगर लिखने संबंधी समस्या आ जाए तो उसको बोलते हैं अपलेखन। अपलेखन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपलेखन। ठीक है, अब जिसको गणित के संबंधी मतलब आंकिक मतलब कैलकुलेशन संबंधी समस्या होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गणित संबंधी, उसको बोलते हैं अपगणन। अपगणन। अपलेखन को बीमारी का नाम बोलता है डिस्ग्राफिया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, और उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। ठीक है, ये 3 बीमारियां हैं, और एक और है डिसफेजिया, जो मतलब
मतलब वाक संबंधी, मतलब आपको बोले संबंधित बीमारी हो, तो 3-4 तरह की बीमारी होगी। एक पढ़ने संबंधी, एक लेखन संबंधी, एक गलत संबंधी और एक वाक संबंधी, मतलब बोलने संबंधित, आप बोलने में हिचकिचाते हो, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है बोलते समय। तो ये क्या है, आप उनको कई तरीके इसके इलाज भी हैं, कई इलाज में ऐसा मेडिकल इलाज नहीं है, ये प्रैक्टिस से इसका इलाज पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पढ़ने की क्षमता से। 7वां क्वेश्चन करते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो अध्यापक है, जो आपको टीचर है, वो उसको लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मतलब आप जब मतलब आपका जो संस्कृति है, आपकी जो तंत्रात्मक जो दृष्टिकोण है, मतलब आप बच्चे को कैसे मतलब डेवलप करेंगे, कैसे उसके विचार मतलब डेवलप होंगे बहुत ज़्यादा लेवल पर, ठीक है, कैसे उसका विकास कर सकते हैं, मतलब अपने एक लिमिटेशंस में, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो है नहीं है कि बच्चों को हम पहले से ही मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी सिखा दें। आपको ऐसा बनाना है कि बाद में जाके आपको दृष्टिकोण मतलब आपके देश के प्रति मतलब वो हेल्पफुल करें। दूसरा है विषय वस्तु पर अधिकार। विषय वस्तु पर अधिकार मतलब जैसे जिस विषय वस्तु पर आप काम कर रहे हो, जैसे आप जो गणित सिखा रहे हो, अब गणित की अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है तो वो विषय वस्तु से भटक रहा है, तो उसको वो चीज़ उसको हासिल कराना, वो उसमें कई समस्या आएंगी, वो कहेगा सर ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। इससे कई बच्चों के मन में डाउट एक आता है कि सर मैथ्स के क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा कई प्रकार के होते हैं। आपका जो दिमाग है ना, वो उसका विकास होता है मैथ्स करने से, ठीक है। मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका दिमाग में सिर दर्द होता है तब वो पता चलता है कि दिमाग लग रहा है, ठीक है। अगर दिमाग सिर में दर्द हो रहा है इसका मतलब दिमाग का यूज़ हो रहा है। तीसरा है बाल मनोविज्ञान ज्ञान। अब जो वो मतलब टीचर जो है वो पढ़ा रहा है तो उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी तो वो पढ़ा पाएगा। एक बेस्ट टीचर तभी रहेगा जब बस अगर उसको ये पता है कि हमें किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। एक होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाए, तो ये भी ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लाभदायक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका दूसरा जो नाम होता है इसको बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, ठीक है। जिसमें क्या हो आपकी भावनाएं जुड़ी हों, ठीक है। इसमें क्या हो आपकी भावनाएं उसमें मौजूद हो। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूला अपन सबसे पहले समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि संवेगात्मक बुद्धि बटे अपॉन वास्तविक बुद्धि इंटू क्या करना है, 100 करना है, मतलब इंटू क्या करना है, 100 करना है। तो ये क्या है, एक जो साइंटिस्ट है मतलब उनने क्या किया है कि संवेगात्मक बुद्धि का परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि जिसका ये अच्छा होगा तो उसमें क्या होंगी, संवेदनाएं मतलब स्वयं को समझने की योग्यताएं होगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप स्वयं को समझते हो और अगर आप दूसरों को समझते हो, मतलब संवेग जो व्यक्ति खुद को समझता है और दूसरों को समझता है कि हमें कहाँ कैसे काम करना है, ठीक है। मतलब आप समझते हो कि जीवन में आपको ही पता है कि हर जगह एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते समय आप हंस रहे हो या रो रहे हो या खेल रहे हो, तो कुछ भी ऐसे काम कर रहे हो जो आपको वहाँ सूट ना करते हो। तो आपको उस जिस जगह पे जो काम कर रहे हैं वो उस जगह पे वैलिड हो। मतलब पहले तो आपने खुद को समझा, फिर आपने दूसरों को समझा, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके साथ कोई पढ़ता है, ठीक है। अब आप उसके साथ पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आप पता नहीं कुछ और करने लगते हो। तो पहले तो आप खुद को नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना है, तो स्वयं का संवेग आपको पता नहीं है। और अगर आप जो सामने वाला है उसको इरिटेट कर रहे हैं, मतलब वो इरिटेट हो रहा है आपसे, तो उसको भी नहीं समझ पा रहे। अगर उसको अच्छा लग रहा है आपका ये करना तो ठीक है, तो आप उसको समझते हो। अगर आप उसको समझते नहीं हो तो आप उसके साथ बैठ नहीं सकते। तो ये सूत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं EQ, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, जो उच्च बुद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका संतुलित व्यवहार, मतलब हमने क्या बोला है, स्वयं का
संवेग और दूसरों का संवेग को समझना ही क्या कहलाता है, एक संतुलन बनाए रखता है, जिससे आपका हमसे जो एक रिलेशनशिप है, जो आपका मतलब एक व्यवहार है, वो अपना मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर अपन किसी व्यक्ति से लिमिटेड बात करेंगे तो उसका व्यवहार लिमिटेड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। एक बात आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हो, ठीक है, उससे आप कम बात करने लगोगे तो वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति हमसे दूरी बना ली है। अगर आप किसी व्यक्ति से कम बात करते हो, ज़्यादा बात करने लगे, तो आप वो समझ जाता है कि आप सामने वाले से कुछ काम है आपके लिए। और अगर आप सिस्टमेटिक बात करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो, तो आपका व्यवहार कैसा रहता है, संतुलित व्यवहार कहलाता है। तो यही कहलाता है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी मतलब इफ़ेक्टिव, स्थायी मतलब परमानेंट। तो आपको अगर परमानेंट शिक्षा चाहिए तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन वो तो है नहीं है, तो अगर एक्सपेरिमेंट आता, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग विधि आती, तो इसका आंसर तो वही होता, क्योंकि स्थायी ज्ञान तो वही देता है हमारे लिए। प्रयोग मतलब जो अपन लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसका बेस्ट आंसर क्या होता, लेबोरेटरी। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता, केवल योग्यता, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर। तो इसमें क्या है, योग्यता मतलब योग्यता, अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। मतलब इसका आंसर जो चारों ऑप्शन में से सूटेबल है, इफेक्टिव है, वो क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि प्रभावी स्थायी की बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो योग्यता है उसके हिसाब से आप काम करोगे, और अभिप्रेरणा, जितनी ज़्यादा आपको अभिप्रेरणा मिलेगी, आप काम उतनी ही तेज़ी से, मतलब प्रभावी मतलब प्रभावी बनाओगे, और स्थायी क्या, योग्यता के अनुसार आपका काम स्थायी हो जाएगा। तो ये तो आपको मतलब ये साइकोलॉजी के आधारित पर क्वेश्चन था, तो ये आपको साइकोलॉजी पर कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है। अब मूल्यांकन किया क्यों जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मतलब अंकन करना। ठीक है, क्या करना, मूल्यों का अंकन करना, मतलब आंकना किसी व्यक्ति को। छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता तथा सफलता का अध्ययन करना, और स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जैसे आप 12th का पेपर दे के आते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, या आप जो तिमाही होती हैं, 6 माही होती है, इनमें आप पेपर देते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 जैसे मान के चलो हमने सब्जेक्ट माने। तो इसमें आप मूल्यांकन ऐसे करेंगे कि यदि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब इन चारों सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, मतलब 60 एवब आते हैं, लेकिन आपका 5वां जो सब्जेक्ट है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि यदि फर्स्ट और सेकंड में आपने नंबर खींच लिए 80, सेकंड में आपने 80 खींच ली, और इसमें आए आपके 70 और 70, लेकिन 5th में आपके आ गए 50, तो आपका परसेंटेज तो अच्छा रहेगा, परसेंटेज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परसेंटेज निकाल के देखिए तो आपका अप्रोक्स ठीक ठाक आएगा। लेकिन अगर आप मूल्यांकन करने बैठेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार हमारा जो 5th सब्जेक्ट है वो कमज़ोर है। ठीक है, कमज़ोर है, ये तो आपको मूल्यांकन। तो जो मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले सब्जेक्ट में 90 नंबर ले आए, दूसरे में हम 40 ले आए, तो ये आप मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, आप ये तो आप परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि इस जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको भी आपको खींचना है, जितना ज़्यादा आप उसको क्या है, उसको सफल बनाना है। तो ये सफलता के बारे में ही बात करता है, और किसी के बारे में बात नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के अधिगम की सफलता व सफलता का अध्ययन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको अधिगम का मतलब क्या करना है कि कोई चीज़ आपने अधिगम किया, अधिगम मतलब कोई आपने विषय वस्तु ली, उसको आपको पाने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, उसकी सफलता या सफलता का अध्ययन करना ही आपका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। क्योंकि आप वहाँ पे आपको असफलता हाथ लगेगी, तो असफलता हाथ लगेगी तो आप उससे कुछ सीखोगे और फिर प्रयास करोगे, तो यानी कि आप क्या है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्रों के अधिगम का सफलता व सफलता का अध्ययन करना। तो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस हम समापन की ओर ले जाते हैं फ्रेंड्स, और आप लोगों से विनती है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बात आप ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप हमारे लिए मोटिवेट
करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इस चैनल को और से और ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी 10-10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम 20-20 क्वेश्चन भी बनाने लगेंगे। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।